आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हार्ट डिजीज सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक बड़ा हेल्थ चैलेंज बन चुकी है। कम उम्र में हार्ट अटैक, अचानक कार्डियक अरेस्ट, ब्लॉक आर्टरीज और बढ़ती हार्ट फेलियर जैसी समस्याएं लगातार चिंता बढ़ा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। एक तरफ जहां हार्ट से जुड़ी बीमारियां लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें तो आधुनिक मेडिकल साइंस भी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अगर हम बात करें अब पहले के जैसे चेहरे वाली पारंपरिक सर्जरी के बजाय अब रोबोटिक कार्डियक सर्जरी, मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स, एडवांस इमेजिंग, ईसीएमओ सपोर्ट और हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक तकनीकें मरीजों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आ रही है। लेकिन क्या ये नई तकनीकें सुरक्षित हैं? आखिर जो हार्ट सर्जरीज होती है वो पहले से ज्यादा आसान हो चुकी है या नहीं, और किन मरीजों को रोबोटिक सर्जरी या हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, और आने वाले समय में एआई और रोबोटिक्स किस तरह से हार्ट ट्रीटमेंट को पूरी तरह से बदलने वाली हैं, इन तमाम महत्वपूर्ण सवालों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जानी मानी सीनियर कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन डॉक्टर ललित कपूर। तो सबसे पहले डॉक्टर ललित, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज पर। और हेल्थ नक्षत्र हमारे एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा मेडिकल संबंधित जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर ललित, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में जरूर बताएं। थैंक यू माधवी फॉर इन्वाइटिंग अस। और आज ये मौका मिला है आप लोग से बात करने का ये नक्षत्र न्यूज़ में। ये बताने के लिए मुझे बुलाया गया है कि आजकल हार्ट सर्जरी के बारे में इतनी बातें आ रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि ये हार्ट सर्जरी सचमुच सिंपल है, सचमुच फ़ायदेमंद है और इतनी भयानक चीज़ है कि आज के दिनों में आसान हो गई और पेशेंट के लिए बहुत पेशेंट फ्रेंडली हुई है कि वैसे पुराने ज़माने जैसी बात रह गई है। इसीलिए मुझे बुलाया गया। आई एम हैप्पी टू बी हियर। सबसे पहले आपसे डॉक्टर, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, एज अ हार्ट सर्जन्स आपके पास रोजाना कई पेशेंट्स आते हैं और सर्जरी नाम सुन के उनके मन में डर हो जाता है। सो बेसिकली दे हैव फियर इन देयर माइंड। उस टाइम पे आप पेशेंट्स को कैसे डील करते हैं? इन शॉर्ट अगर बात करें तो हाउ डू यू काउंसिल देम? हाँ, एक्चुअली जो पेशेंट को बीमारी होती है तो वैसे तो पेशेंट डर जाता है। मेरे तो दांत में दर्द होने से मैं डेंटिस्ट से डर जाता हूँ, तो इट्स नेचुरल। एज अ डॉक्टर हमारा काम होता है उनको बताना कि द डिजीज़ जो उनकी बीमारी है वो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है और हमें उस तरीके से उनको ठीक करना है जैसे उनकी लाइफ वापस नॉर्मल हो जाए। ये आशा दिखा देते हैं हम कि उनकी नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, तो उससे उनकी एक स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ और आशा एंड होप बढ़ जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को बताना और समझाना कि ऑपरेशन या जो भी प्रोसीजर होगा उनका, उसके बाद उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल की तरफ जा रही है और लाइफ क्वालिटी भी नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। एक बार ये दो चीज़ें समझ आता है पेशेंट तो उसका काफ़ी हद तक डर चला जाता है। अक्सर लोगों के मन में ये कंप्लेंट रहता है कि उनके सीने में दर्द हो रहा है, तो क्या सीने में दर्द होना हार्ट अटैक का संकेत है या फिर ये किसी अन्य बीमारी को भी इंडिकेट कर सकता है? सीने में दर्द होना तो कॉमन चीज़ है। गैस्ट्राइटिस से होता है, ईसोफेजाइटिस से होता है, लंग्स की बीमारी से होता है, हार्ट से होता है। इस सब में हमेशा हम लोग हार्ट को पहला महत्व देते हैं क्योंकि इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। तो अगर जो सबसे बड़ी डेंजर वाली चीज़ होती है उसी को पहले देखा जाता है, तो और पेशेंट के मन में उसी से डर रहता है, तो इसलिए हार्ट को रूल आउट किया जाता है ज़्यादातर। और हार्ट की बीमारी अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ चेस्ट पेन तो हार्ट से ही हो रही है यूजुअली। अब उसको रूल आउट करने के लिए पेशेंट लोग कई जगह जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, कभी कोई TMT करवा रहा है, कभी ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, कभी यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है पब्लिक माइंड में। सब पूछते हैं कोई एक डॉक्टर साहब टेस्ट बता दीजिए जिससे हम श्योर हो जाए कि कौन सी बीमारी है। आई एम अ सर्जन, तो भी हमारे को कई बार यही पूछते हैं लोग। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर एक टेस्ट चाहिए तो आदमी को, एनी इंडियन अराउंड द एज ऑफ 45 and 50, उन्हें एक बार ज़रूर CT एंजियोग्राम करना चाहिए। एक CT एंजियोग्राम जो आज के दिन में आ गया है, इससे बिना कोई तार घुसाए, बिना कोई डेंजर, एक CT स्कैन से ही पूरा हार्ट के बारे में पता लग जाता है कि ब्लॉक और चूना जमा हुआ है कि नहीं और कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस हैं। अगर ब्लॉक निकले तो आगे बढ़ेंगे और अगर नहीं है तो ऑलमोस्ट श्योर है कि वो वाली बीमारी, ब्लॉकेज वाली बीमारी नहीं है। तो एक तरीके से चिंता से व्यक्त होना है तो ये बेस्ट तरीका है।
सीटी एंजियो। जैसे एक मेडिकल टर्म आता है एओर्टिक डाइसेक्शन, आखिर ये क्या है और इसे मेडिकल इमरजेंसी आखिर क्यों कहा गया है? एओर्टिक डिसेक्शन एकदम उल्टी चीज़ हो गई। ये जो हम नॉर्मली ब्लॉकेजेस वाली बात हो रही है, ये तो छोटी छोटी हम लोग रिपेयर कर देते हैं, छोटी ब्लॉकेजेस को रिपेयर करते हैं। आयोटा जो है ये हार्ट की जो महाधमनी होती है, जो मेन आर्टरी, वो कभी कभी फट जाती है, कभी कभी बढ़ जाती है ब्लड प्रेशर के पुअर कंट्रोल से। अगर वो कभी फट गई तो आप सोचिए, कैन यू इमेजिन, महाधमनी जहाँ पे मिनट में 3 से 4 लीटर ब्लड निकल रहा है, वो फट के ज़मीन पर आ जाए, ऐसा इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसे रिपेयर करना तत्काल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फैसिलिटी जो है आयोटिक डिसेक्शन का रिपेयर, ये सब जगह होता नहीं, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, हाई रिस्क ऑपरेशन है। इसके लिए स्पेशल सेंटर्स चाहिए, जैसे मेरा सेंटर है या ऐसे कोई सेंटर है ईस्ट इंडिया में 4-5 जगह पे हो रहा है। तो ऐसे हाई सेंटर्स में ही इनका ऑपरेशन होता है। तो अगर ऐसा निकले तो पेशेंट को ऐसे बड़े सेंटर में पहुंचाने का या कोई कार्यक्रम होना चाहिए कि इमरजेंसी, या तो इमरजेंसी प्लेन में या कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस में वहाँ पहुँचाना है घंटों के अंदर। अदरवाइज द रिस्क ऑफ डेथ इज 1% पर आवर, 24% टू 1 लाइफस्टाइल की बात करें डॉक्टर, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल रह रहा है हमारी जो लाइफस्टाइल आजकल के दौर पे है, और उससे हार्ट प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा लगातार देखने को मिल रही है। कम उम्र के लोगों में भी हार्ट डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में कार्डियक सर्जरी कितनी सुरक्षित है लोगों के लिए? वेरी गुड। एक्चुअली द यंगर द पर्सन, उल्टा कार्डियक सर्जरी उसके लिए सेफर है एंड बेटर है फॉर द लॉन्ग टर्म। बिकॉज कार्डियक सर्जरी से जो पेशेंट को ब्लॉकेजेस हुई, हम जैसे बाईपास करके उसको रिपेयर करते हैं, बाईपास लगाने के बाद, आर्टेरियल ग्राफ्ट लगाने के बाद, उनकी जो लॉन्ग टर्म लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट अप्रोचेज नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब अगर नॉर्मल इंडियन आदमी के लाइफ एक्सपेक्टेंसी से 78-74 के आसपास चल रही है आज के दिन, तो वो पेशेंट जिनको बाईपास हुआ है, उनकी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाती है। सो एक तरीके से उसका अगर आर्टेरियल ग्राफ्ट से बाईपास सर्जरी होगी तो हिज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप्रोचेज नॉर्मल। तो इट इज़ लाइक गेटिंग एन एपिसोड ऑफ मलेरिया होगा, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कम नहीं होती। तो सिमिलरली इट्स अ ट्रीटेड डिजीज। बट इफ़ यू गेट आर्टेरियल ग्राफ्ट्स, अगर आपने बाईपास नहीं किया और या कुछ छोटा मोटा कुछ करा लिया, यहाँ पे छेद लगा दिए, वो कुछ कर लिया, तो व्हाट हैपन्स देन इज यू हैव टेम्पररी ट्रीटमेंट, 4 साल 5 साल, फिर भाग गए, फिर 4-5 साल, फिर 4। सो दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। तो जिस यंग आदमी को अप्रोच हुआ, बाईपास करना हुआ, ही शुड नॉट बी स्कैर्ड। एक बार हो गया, his life expectancy is back to normal. So actually the family should be happy. Doctor, if we focus on the growth influence of interventional cardiology, तो आप कार्डियक सर्जरी की भविष्य को कैसे देखते हैं? They both have got their place. हमारी जगह हम we as cardiac surgeons, हम तो सर्जन हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, वो तार के द्वारा दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। तार के द्वारा अभी जहाँ पे एक जगह एंजियोप्लास्टी, अभी 2 जगह होती है, कई नए टाइप के स्टेंट आए हैं। आज के ज़माने में आयोटिक वाल्व को भी वो लोग लगा देते हैं टावी करके, कई तरीके के पेसमेकर आए हुए हैं। सो आफ्टर ऑल लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हैव हैपेंड। इससे पेशेंट का जो हॉस्पिटल स्टे, हॉस्पिटल की जो कष्ट होता है, वो थोड़ा कम होता है। सर्जरी में ऑन द अदर हैंड बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं। सर्जरी तो रहेगी, क्योंकि इट इज़ द अल्टीमेट ट्रीटमेंट फॉर मेनी डिजीज एंड लॉन्ग टर्म आउटकम ऑफ पेशेंट जो है वो बहुत बेटर रहता है। so, प्रॉब्लम है वो शॉर्ट टर्म में पेशेंट को डर लगता है। इफ़ योर लॉन्ग टर्म इज गुड, सबको चाहिए कि हमको टिकाऊ काम चाहिए, तो टिकाऊ काम को चाहिए, लेकिन अगर वो टिकाऊ बनाने में हमको इमीडिएटली बहुत कष्ट हो रहा है, हमें वो पसंद नहीं आता। तो वो कष्ट दूर करने के लिए हम टेम्प्रेरी वाले काम 4 कर लेंगे, लेकिन एक बार कष्ट नहीं लेंगे। ये ना हो कि इस चक्कर में हम रॉन्ग ट्रीटमेंट दें। तो वी शुड ऑलवेज एम फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी फर्स्ट, नेक्स्ट वी शुड एम फॉर आउटकम, मतलब रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए, एंड देन थर्ड नंबर पे कष्ट। अगर हमने कष्ट कम करने के चक्कर में लाइफ ही कम कर दी तो वो क्या फ़ायदा हुआ। तो इसलिए सर्जरी होगी, सर्जरी रहेगी, क्योंकि नई नई टेक्निक्स आई है दैट मेक इट ईजियर फॉर द पेशेंट, कष्ट कम करती है, लेकिन सर्जरी रहेगी। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी बढ़ रही है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन दोनों साथ ही साथ चलेंगे। कईयों को इंटरवेंशन से काम हो जाता है, कईयों को सर्जरी से काम हो जाता है। डॉक्टर MICS यानी कि मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी, ये आखिर क्या होता है और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल बाईपास सर्जरीज? एक्चुअली आज के दिन में जैसे मैंने अभी दौर किया कि कष्ट जो है ऑपरेशन के टाइम का, वो कम करने के कई तरीके निकालते हैं। या हो मेन कष्ट, हमको लगता है कि इतना बड़ा चेस्ट खुल जाएगा, कटेगा, ये सब लोगों को डर लगता है।
इवेंचुअली ऐसी देखा जाए तो सिजेरियन सेक्शन में भी तो पेट कटता है। आज के दिन में लड़कियों को बोलो नॉर्मल डिलीवरी कराएं, आदत तो चूज करती है हम सिजेरियन कराएंगे, उल्टा है। हम बोलते रह जाते हैं एज ए डॉक्टर कि आप नॉर्मल डिलीवरी कराएं, नहीं कराती लड़कियां। तो ऐसा नहीं कि कोई बड़ी बात है, ऑपरेशन नॉट अ बिग डील, बट किसी कारण से मन में लोगों को डर रहता है। और ये ऑपरेशन इवेंचुअली द रिजल्ट्स आर वेरी गुड, बट वो दो थोड़ा बहुत कष्ट है लोगों का, उसको भी दूर करने के तरीके निकले कि हम वो सेम इंसिशन जो पूरा काट के, छाती काट के, 6 इंच काट के करते हैं, वो हम 2-2 इंच 3-3 इंच साइड से करके कर सकते हैं। इसको कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। इससे वाल्व रिप्लेसमेंट भी होते हैं, इससे MICS करके हम लोग CAVG भी करते हैं, बाईपास सर्जरी भी करते हैं, तो दोनों होते हैं और पेशेंट को कष्ट कम होता है। तो क्या हर मरीज इस सर्जरी के लिए मतलब उपलब्ध होते हैं? नो, दे नॉट। सब हम एज अ डॉक्टर, इट इज आवर जॉब टू सी व्हाट इज बेस्ट फॉर द पेशेंट। मेरे कमरे में अगर पेशेंट आया, उसका अगर मैं काम एंजियोप्लास्टी दवा से ही मैनेज कर लूँ तो उसको तो मैं दवा ही दूंगा, थोड़ी मैं बाईपास करूंगा। और जिसका काम एंजियोप्लास्टी से होगा उसको मैं एंजियोप्लास्टी करूंगा। जिसका काम MICS से हो जाएगा तो मैं MICS से करूंगा। जिससे रोबोट से हो जाएगा मैं रोबोट से करूंगा। और जिसको मेरे को नॉर्मल करना मैं नॉर्मल। व्हाट इज बेस्ट फॉर दैट पेशेंट विद द लीस्ट डिफिकल्टी, ये मेरा एम रहता है। डॉक्टर, अभी तक हमने कार्डियक सर्जरी के बारे में जाना, इन्वेंशनल कार्डियोलॉजी के बारे में भी जाना, MICS के बारे में भी जाना। अब अगर जो टर्म सबसे ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है वो है रोबोटिक कार्डियक सर्जरी। ये क्या होता है और इसमें रोबोट की भूमिका क्या होती है? हाँ, गुड। आज के दिन मैं तो कर रहा हूँ, आजकल हमने स्टार्ट किया ये रोबोटिक प्रोग्राम और हमारा प्रोग्राम बहुत जोर जोर से चल रहा है, क्योंकि पेशेंट लोग आके पहले से मांगते हैं कि हमको रोबोट कराइए। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसके लिए उचित भी नहीं होता। रोबोटिक सर्जरी में क्या होता है कि हम एज अ सर्जन, ये नया टाइप का एक टूल है हमारे हाथ में। हम नॉर्मली औजार से करते हैं ऑपरेशन, ये औजार थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, रोबोटिक, थोड़ा दूर से बैठ के हमको बहुत ज़्यादा प्रिसीजन से सेम काम होता है। तो एक्चुअली इट इज़ जस्ट अ वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी प्रिसाइज टूल, इंस्ट्रूमेंट टू डू द ऑपरेशन। ऐसा नहीं कि मैं ऑपरेशन रोबोट कर रहा है और मैं बाहर में पिक्चर देख रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। आई एम द सर्जन, आई एम वर्किंग, आई एम देयर डूइंग द जॉब। ओनली थिंग, द टूल विच इज़ देयर, विच आई एम यूजिंग, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसमें छोटे छोटे आर्म्स हैं जो अंदर जाके हार्ट में, छाती के अंदर में काम कर देते हैं। जो मैं अपने बड़े हाथ से करूँगा वो छोटे छोटे उंगलियों से हो जाता है। तो पेशेंट के अंदर में इतना बड़ा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती और छोटे छोटे कट्स के साथ वही काम हम कर सकते हैं विद मोर प्रिसिशन। और इतने बड़े स्क्रीन में हमको दिखता है कि हम कहीं मिस्टेक करने का बहुत कम चांस रहता है। तो एक्चुअली आउटकम्स आर वेरी गुड। जो मेरे हाथ में मैंने अभी तक जो केस किया है, आई हैव हैड फैंटास्टिक आउटकम्स। एंड मुझे लगता है कि ये एज अ सर्जन अगर हम लोग धीरे धीरे करके इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, हमारे कार्डियक पेशेंट्स को बहुत फायदा होगा। तो बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह से आज के दौर में हार्ट डिजीजेस बढ़ रही हैं, उसी तरह से मेडिकल साइंस भी लगातार आगे बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो रहा है इससे। और आगे भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन और आज हम बात करें हार्ट डिजीज के बारे में और किस तरह से लगातार मेडिकल टेक्नोलॉजी लोगों को नई उम्मीद दे रही है जीने की। और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, डॉक्टर ललित, और अब हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। डॉक्टर, अभी तक हमने रोबोटिक सर्जरी के बारे में जाना है। रोबोटिक सर्जरी जो ट्रेडिशनल बाईपास सर्जरी, जो ओपन सर्जरीज होती हैं, उनसे कैसे डिफरेंट है? नॉर्मली हम जब बाईपास सर्जरी करते हैं तो छाती काट के, मतलब इन द मिडल 6 इंच काट के हम लोग को करना पड़ता है, ताकि हमें हार्ट सामने मिले और हमें सब जगह, राइट साइड, लेफ्ट साइड, जहाँ पूरा हार्ट हम लोग ऑपरेट कर पाएँ, जहाँ बाईपास लगेगा वहाँ लगा देते हैं। रोबोटिक में क्या होता है कि हम हार्ट को अप्रोच कर रहे हैं एक कोने से, एक साइड से 3 छोटे छोटे छेद बना के हम वहाँ से इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं और एक जगह से कैमरा। तो जो कैमरा अंदर चला जाता है तो हमें हार्ट का पिक्चर मिल जाती है और ये रोबोटिक आर्म से हम लोग पूरा काम कर लेते हैं। तो एक तरीके से बहुत छोटे जगह से हमने सेम ऑपरेशन कर दिया। इसमें लिमिटेशन ये है कि हार्ट हम लोग जब पूरा देखते हैं ऑपरेशन करते वक्त, हमको चारों तरफ दिखता है, हम उसमें कहाँ भी कुछ करना हो, पीछे लगाना हो, सामने लगाना हो, कुछ भी करना हो, हम लोग को इजीली कर पाते। रोबोट में हमें पहले से टारगेट होना चाहिए कि हमें इस जगह पे काम करना है, हमें इस जगह पे काम, बस इतना ही होगा। तो थोड़ा लिमिटेशन है, सब प्रोसीजर्स नहीं कर पाते, बट करने में एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। सो एक्यूरेसी इज़ गुड, बट लिमिटेशन ऑफ स्पेस एंड एंगल्स, हम लोग सब जगह नहीं पहुँच पाते। तो इसीलिए ऐसा कोई ऑपरेशन हो जो बहुत भयानक हो, डिसेक्शन हो, ट्रांसप्लांट्स हैं, वो सब में हम लोग नॉर्मली ओपन करते हैं। बट बाईपास सर्जरी में हम लोग स्टेप वाइज होता है। फर्स्ट हम लोग पेशेंट को कोरोनरी डिजीज हुई, मेडिसिन नहीं होगा, एक एंजियोप्लास्टी से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम लोग सर्जरी मिनिमल इन्वेजिव, नहीं होगा रोबोटिक, नहीं होगा नॉर्मल ओपन सर्जरी। हम लोग स्टेप वाइज करते हैं जो पेशेंट की ज़रूरत है उस टाइम पर।
तो रोबोटिक सर्जरी आखिर किन पेशेंट्स के लिए सबसे बेहतर माना जाता है? या बिकॉज इट्स द पेन, मेन पेशेंट का फर्क होता है पेन एंड डिस्कम्फर्ट। हमको आउटकम सेम मिल रहा है। जो हमने बाईपास दिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल हो जा रही है जो हम ओपन से दे रहे हैं, तो हमने सेम आउटकम दिया और विद लेस डिस्कम्फर्ट। तो इसीलिए इसका बेटर है कि अगर हमने आउटकम कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अगर हम आउटकम कॉम्प्रोमाइज करके हम बेटर दे रहे तो वो तो फिर नौटंकी हो गई, हम दिखावा कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा मकसद एज ए डॉक्टर इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आउटकम। अगर हमने वो आउटकम दे दिया, व्हाई नॉट लेस। बट अगर हम किसी भी तरीके से हमें डाउट होता है कि हमारा आउटकम इक्वल नहीं होगा, हम कभी रोबोट नहीं करेंगे और कभी MICS नहीं करेंगे। एज ए डॉक्टर इट्स आप फर्स्ट ड्यूटी प्राइमम नो नोसीरे, पहले आपका हार्म नहीं करना, फर्स्ट नो हार्म। ऐसा ना कि आप आए हमारे में पूरा विश्वास रखते हुए और मैंने आपको अधूरा काम करके निकाल दिया, तो दैट्स रॉन्ग। एज ए डॉक्टर प्राइमम नो नोसीरे, आई शुड डू द बेस्ट फॉर यू, दैट्स हाउ वी वर्क। डॉक्टर, जितना ज़रूरी सर्जरी होता है उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी रिकवरी हम देखते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी जब होती है और बाकी सर्जरीज के हिसाब से रिकवरी, अगर हम रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो कितनी बेहतर होती है? आफ्टर 1 मंथ, सच्चाई बोलें, बोथ आर इक्वल। आपको माने दर्द भी हो या कुछ भी हो, सब सेम ही रहता है। द एडवांटेज इज इन द फर्स्ट मंथ। पहला मंथ में जो रोबोटिक सर्जरी का रिकवरी है, 2 दिन में पेशेंट तो नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के बोलता है सर कैसा है, मैंने बोला ऑपरेशन हो गया, बोलता है अच्छा ऑपरेशन हो गया क्या। दैट्स द काइंड ऑफ थिंकिंग द पेशेंट हैज। दे हार्डली फील द ऑपरेशन एंड उनकी रिकवरी इतनी जल्दी होती है कि वो नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद चलने लगते हैं एंड वॉकिंग अप एंड डाउन द हॉस्पिटल एंड क्वाइट नॉर्मल। तो ऐसा लगता है उनको कि मैंने समझ लीजिए कि कोई आँख का ऑपरेशन हुआ, इस टाइप का लगता है देखकर, सिंपल। वेराज नॉर्मल जो बाईपास सर्जरी है उसका रिकवरी पीरियड करीब पहले 5 दिन पेशेंट दर्द ये वो होता है और करीब 15 दिन लगते हैं उसको कम्प्लीटली नॉर्मल हट्टा घूमने रहते। फिर भी हम लोग बिकॉज यहाँ का काटा हुआ है, हम लोग उनको कहते हैं वजन उठाना, गाड़ी चलाना, कुछ हैंड पंप चलाना, हम लोग 1 महीने तक उनको मना करते हैं ताकि वो हड्डी वड्डी पूरी जुड़ जाए। तो इसलिए उनका रिकवरी पीरियड इज अबाउट 1.5 मंथ्स। रोबोटिक सर्जरी 15 डेज में तो वो गाड़ी मोटरसाइकिल चला के घूमने चलते हैं, दे बिकम ओके। सो द डिफरेंस इज इन द फर्स्ट मंथ। 1.5 महीने के बाद लॉन्ग टर्म आउटकम इक्वल, कुछ ऐसा नहीं कि उसमें ज़्यादा अच्छा है उसमें ज़्यादा खराब है। अगर हम रोबोटिक टेक्निक के जैसे बात कर रहे हैं, सर्जरी के दौरान प्रिसिशन और सेफ्टी को ये कितना बेहतर बना देता है? कौन सा सेफर है? नहीं, रोबोटिक सर्जरी जो रोबोटिक टेक्निक है वो सर्जरी के दौरान कितना जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं उससे कितना? एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी उसी सेंटर में करी जा सकती है जहाँ पे उनका मेन सर्जिकल टेक्निक एकदम परफेक्ट है, एकदम सेफ, फैंटास्टिक ऑपरेशन। क्योंकि जब हम रोबोटिक भी करते हैं तो भी हमारा बैकअप ऑपरेशन तो रहता है, क्योंकि कई बार होता है कि रोबोट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या सक्सेस नहीं हो पा रहा है या कर नहीं पा रहे या कुछ नहीं होता, तो वी हैव टू हैव द बैकअप ऑफ नॉर्मल सर्जरी। तो जो भी रोबोटिक करा जाता है उसमें हमेशा हम लोग बाईपास सर्जरी, नॉर्मल जो बाईपास है, स्टैंड बाय में रखते हैं अपने पास। तो जब रोबोटिक सर्जरीज होती है, रोबोटिक हार्ट सर्जरीज के दौरान सर्जन्स को भी काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, तो वो कौन सी चुनौतियां हैं जो आप लोग को सामना करना पड़ती है? इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। सी, टू बिकम अ रोबोटिक सर्जन आपको पहले तो सर्जन होना पड़ेगा। यू शुड हैव डन अ लार्ज नंबर ऑफ नॉर्मल पेशेंट्स, क्योंकि आपको तो पहले बाईपास कॉम्प्लिकेशन आने में तो आपको नॉर्मल केस करना ही है। तो यू शुड बी ए गुड नॉर्मल कार्डियक सर्जन। उसके बाद आप जाके फिर एक नया ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, रोबोट का सीखना, हाउ टू वर्क दैट न्यू टेक्नोलॉजी। तो दैट्स अ सेकेंड स्टेप। यू कैन नॉट बाईपास द फर्स्ट स्टेप और जाके सीधा वहाँ बैठ जाओ, वैसा नहीं हो पाएगा। तो आपको फर्स्ट स्टेप में गुड सर्जन, उसके बाद आप नया ट्रेनिंग करो, हाउ टू यूज़ अ रोबोट, और ये सब रोबोटिक टेक्निक सीखने के बाद फिर आप वो जो पुराना सीख है उसको इसमें ले आओ एंड देन जॉइन द टू एंड देन मेक सर्जरी। So therefore, the robotic surgeons are actually already 1 step ahead. They पहला स्टेप वो पास कर चुके हैं और उसके बाद ये सेकंड स्टेप है। एक तरीके से आप समझ सकते हो ग्रेजुएशन डिग्री के बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन, या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये PhD, ऐसा समझ सकते हैं। जैसे हम बड़ी सर्जरीज पे अगर नज़र डालें तो हार्ट ट्रांसप्लांट काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, तो किन मरीजों को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, जी, तो डिफरेंट प्रॉब्लम है, हम हार्ट ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स जो हैं वो यूजुअली होते हैं यंग पीपल जिनको हार्ट एकदम कमज़ोर हो जाता है, उसका पंपिंग पावर जो है वो कम हो जाता है और वो कई कारण से कम होता है। अब उसका तो पूरा लिस्ट है, अभी हम नहीं बोलेंगे। बट अगर हार्ट पावर पंपिंग पावर कम हो गया तो जितना खून ज़रूरत है बॉडी को नहीं पहुंच रहा, हम लोग दवा से मैनेज करते हैं, कोशिश करते हैं इस सब की किसी भी तरीके से हार्ट को खींचते रहे, बट 4-5 साल के बाद हार्ट एकदम मतलब कमज़ोर हो जाता है, कर नहीं पाता काम।
तो उस इंजन में जिसमें कोई दम नहीं है, हमें दो उपाय हैं, या तो कुछ एक्स्ट्रा इंजन लगाएं, हार्ट पंप लगाते हैं, वैड लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगाते हैं, और अगर ना मिले तो हमको ना मिले नहीं ना उचित ना हो तो फिर हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। और ट्रांसप्लांट एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक तो पेशेंट डर जाता है कि मेरा हार्ट निकाल के फेंक देंगे और एक नया हार्ट लगाएंगे। पेशेंट तो समझाना पहले उसको मुश्किल है, खर्चा का प्रॉब्लम है और हार्ट मिलने का प्रॉब्लम है, कहाँ से मिलेगा। एंड लास्ट ऑफ ऑल इज़ कि हमें बाद में भी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी लाइफ लॉन्ग वो ट्रांसप्लांट की दवा चलनी पड़ती है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के लोग लेते हैं, वो दवा तो चलती रहेगी। मेन प्रॉब्लम इज़ हाउ टू गेट द हार्ट। ओके, सो बेसिकली जब हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती है उस टाइम पे कौन से चैलेंजेस है जनरली जो पेशेंट्स उनको फेस करने के? पेशेंट सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हार्ट मिलना। ओके, तो आप अपना नाम रजिस्टर कराए गवर्नमेंट की लिस्ट में कि हमारे को हार्ट ट्रांसप्लांट जरूरत है, तो आपका नाम लिस्ट में आएगा कि आपको लिस्ट में ट्रांसप्लांट जरूरत है। तो अब वो गवर्नमेंट के पास लिस्ट होती है, ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट एग्जैक्ट, और बाई चांस उसी एरिया में या किसी एरिया में कोई पेशेंट कोई एक्सपायर हुआ किसी कारण से, स्ट्रोक से या मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बाद, ब्रेन एकदम डेड है, उसका प्रूफ करना पड़ता है कि ब्रेन डेड है। कोई तरीके होते हैं, अगर ब्रेन डेड प्रूफ किया जाए तो वो हॉस्पिटल वाले उसको डिक्लेयर कर देते हैं ब्रेन डेड। तो जो पेशेंट जो बेचारा ने ब्रेन डेड डिक्लेयर किया गया है उसके सब ऑर्गन काम कर रहे हैं, हार्ट, किडनी सब काम करते हैं, तो वो ब्रेन डेड ऑर्गन की फैमिली फिर बोलता है इसका तो ब्रेन चला गया, ये तो वैसे डेड ही है। तो वो पेशेंट के ऑर्गन्स उसकी फैमिली देते हैं गवर्नमेंट को, टू द सर्टो। तो वो गवर्नमेंट को अगर ऑर्गन मिल गए तो हार्ट, किडनी, पैंक्रियास, लिवर, लंग सब मिलते हैं। तो वो ऑर्गन्स फिर हम लोग इमीडिएटली, हमारे को 4 घंटे का टाइम मिलता है वो ऑर्गन हार्ट निकाल के दूसरे पेशेंट में डालने में। वो पूरा प्रोसेस जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। पेशेंट वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। और आपको सुन के चौंकने होंगे आप कि एक साल में दिल्ली में मैंने पढ़ा वो दिन 600 लोग मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मरे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में 1.6 लाख पीपल मोटरसाइकिल डेथ्स में, रोड एक्सीडेंट डेथ में मरे गए लास्ट ईयर। 1.6 लाख, बट वो सब थोड़ी ऑर्गन देंगे। और हमारे जो 20,000 पेशेंट वेटिंग है इंडिया में, उनको हार्ट ही नहीं मिलता। तो एक बड़ी चैलेंज है ये, वो 1.6 लाख और 20 सिर्फ, लेकिन मिलता नहीं। जैसे आपने बताया कि एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हार्ट मिलना, उपलब्ध होना। डॉक्टर, ऑर्गन मैचिंग प्रक्रिया कितनी जटिल है इसमें? इसमें इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हार्ट में ज़्यादा, जितना किडनी में और लिवर वगैरह में जितना ज़रूरत होता है मैचिंग का, उससे कम हार्ट में लगता है। क्योंकि हार्ट में हम सिर्फ ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट ये मेजर करते हैं, और हम रेट्रोस्पेक्टिवली टेस्टिंग करते हैं, और या कोई एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ पड़े हैं कि नहीं, वो पहले से पड़ी हुई हैं एंटीबॉडी बॉडी के अंदर, वो ढूंढते हैं। बट ऐसा जितना क्रॉस मैचिंग हम लोग करना पड़ता है किडनी के लिए, इतने इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक्चुअली इट इज़ ईजियर टू गेट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। बट किडनी तो मिल जाती है बिकॉज 2 किडनीज पर पीपल, 1 हार्ट तो एक ही होता है। दूसरा, यू कैन ओनली गेट इन ब्रेन डेड पेशेंट, यू हैव ओनली 4 आवर्स। तो ये 3 चीज़ें लेके हार्ट मिलना बहुत मुश्किल है। हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने के बाद अगर किसी व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, वैसे में उसकी ज़िंदगी और देखभाल है, उसमें कितना डिफरेंस आ जाता है उसके नॉर्मल लाइफ से? सी, आज के दिन में इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल टू हैव हार्ट ट्रांसप्लांट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन ब्लिंकिट एंड यू कैन बाय थिंग्स। सो गोइंग आउट टू टाउन, घूमना फिरना, गंदी जगहों में घूमना तो है ही नहीं। आपको सिर्फ क्लीननेस रखना पड़ता है, और आपको प्रिवेंट करना है इन्फेक्शंस, क्योंकि आप इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स पे हैं। तो किडनी के तो कितने सारे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट घूम रहे हैं, तो अगर वो घूम रहे हैं तो हमारे हार्ट वाले भी घूमते हैं। आज के दिन में तो वर्क फ्रॉम होम है, तो ये सब पेशेंट तो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो एक्चुअली हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ इज़ क्वाइट नॉर्मल। आई नो पीपल जिन्होंने शादी कर दिया हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद, जिन्होंने बच्चे पैदा किए हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद, जो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, एक्चुअली जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे हैं, मैं जान रहा हूँ इन लोग को। तो हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स हैव क्वाइट अ नॉर्मल लाइफ। अगर भारत की बात करें तो ऑर्गन डोनेशन को लेकर किस तरह से अवेयरनेस है यहाँ पर? बहुत पुअर है, और कई जगहों में ब्रेन डेड लोग होते हैं जिनको कभी ऑर्गेनाइजेशनल रिलक्टेंस, सपोज जैसे कोई हॉस्पिटल है उसमें और ब्रेन डेड लोग हैं, ब्रेन डेड पेशेंट आ रहे हैं हेड इंजरी के साथ, तो उनको तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। उनको डिक्लेयर करके ऑर्गन डोनेशन, जो ऑर्गन डोनेशन का जो नेटवर्क है, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपका हॉस्पिटल ने इन्फॉर्म ही नहीं किया, जैसे झारखंड स्टेट में फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्सपायर हो रहा, रोड एक्सीडेंट है, ब्रेन डेड, तो ब्रेन डेड डिक्लेयर कौन से हॉस्पिटल में होगा झारखंड में? आज के दिन में आई डोंट थिंक एनी जगह में अभी ब्रेन डिक्लेरेशन अलाउड हो गया है झारखंड में।
तो अगर नहीं है तो यहाँ पे जो भी बेचारे पेशेंट होंगे उनका हार्ट कहाँ से मिलेगा? सो एक्चुअली इट्स अ प्रॉब्लम। बिल्कुल डॉक्टर ललित, आप यहाँ पर आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने बहुत ही सरल भाषा में हमारे साथ साझा की है। तो आज की बातचीत से हमने ये चीज़ जाना है कि भले ही हार्ट डिजीजेस तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो भी लगातार बढ़ रही है ताकि वो लोगों को एक नई ज़िंदगी दे सके। और सबसे बड़ी बात, समय पे इलाज, सही जानकारी और डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही सलाह आपको कई बार गंभीर स्थितियों से भी बचा सकती है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए देखते रहें हेल्थ नक्षत्र।